Hi guys, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More। तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसका टाइटल जैसे आपने देख ही लिया रहेगा, इट इज ऑन फाइनेंशियल मंत्रा। तो एज अ स्टूडेंट हम हमेशा भागते हैं इस टॉपिक से। इस टॉपिक की जरूरत हमें नहीं है ऐसा हमें लगता है और वही हम गलती कर बैठते हैं। सेम गलती मैंने भी की थी। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो पूरा देखना ताकि आपको जो मिस्टेक्स मैंने की वो करनी ना पड़े। तो इस वीडियो का जो सबटाइटल है वो मैं ऐसे रखूंगा कि डोंट डू द मिस्टेक्स दैट आई डिड। ओके, और एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपने बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया तो जरूर प्रेस कीजिएगा। आजकल मैं बहुत अच्छे वीडियो बना रहा हूं तो उनके नोटिफिकेशंस आपको आ जाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। That little mouse, 'cause I'm an albatross. तो पहली चीज, मैंने ऐसी क्या क्या गलतियां की वो मुझे बतानी है। तो बेसिकली व्हेन आई वाज इनटू माय फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, तभी से मैंने वर्किंग शुरू कर दिया था। आई यूज्ड टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी फॉर बीइंग अ स्टूडेंट। बहुत सारे पैसे कमाता था एंड वो सारे पैसे मैं बैंक में डालता था। दैट वाज माय मिस्टेक नंबर 1। ओके, आप बोलेंगे बैंक में डालना तो अच्छा है, उड़ाने से अच्छा तो बैंक में डालना है। बट धीरे धीरे ये इस वीडियो में आपको समझेगा कि क्या क्या गलत था उसमें। ठीक है, तो मैं पैसे सारे बैंक में रखता था। और बैंक भी कौन सी? पीएमसी, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक। तो एक्चुअली मेरी भी उतनी ज्यादा गलती नहीं थी उस टाइम, बिकॉज पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक एक ऐसी इकलौती बैंक थी जो सैटरडेज और संडेज को भी काम करती थी। बेसिकली ये बैंक 365 डेज काम करती थी। दैट इज वाई मुझे उधर ऑपरेट करना बहुत आसान जाता था, इसलिए मैंने पीएमसी बैंक में अकाउंट ओपन किया था। और मेरा जो सारा अर्निंग था पूरे इंजीनियरिंग के 4 साल में, जितना भी अर्निंग मैंने किया था दैट वाज इनटू पीएमसी बैंक। ओके, तो ये जो 4 साल इंजीनियरिंग के बीते उसमें मैंने सिर्फ पैसे कमाए और वो सारे पैसे मैंने पीएमसी बैंक में डाले। तो अलॉन्ग विथ स्टडीज आई अर्नड अ लॉट ऑफ मनी एंड सारा का सारा मैंने पीएमसी बैंक में डाल दिया। उसके बाद डेफिनेटली मेरा प्लेसमेंट हो गया। प्लेसमेंट हुआ लोधा में, मुझे अच्छी खासी जॉब लगी। उसके बाद भी मैं सेम चीजें कर रहा था, बट लकीली लोधा की वजह से मेरा जो कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन हुआ था वो हुआ था कोटक बैंक में ओपन। तो लोधा का सैलरी मेरा कोटक बैंक में जाता था और जो भी मैं एक्स्ट्रा वर्क करता था बाहर उसका अर्निंग मेरा पीएमसी बैंक में जाता था। फिर धीरे धीरे मैंने मेरे सारे फंड्स जो थे वो पीएमसी बैंक में शिफ्ट करा लिए, बिकॉज वो मेरे घर के पास भी थी ब्रांच एंड दैट वाज वेरी मच ऑपरेटेबल फॉर मी। तो ये किया मैंने। तो आज तक मैंने कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट नहीं किए थे, मेरा सारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ था। सो डेफिनेटली मुझे बैंक हर साल का 4% अराउंड इंटरेस्ट तो देती थी। मतलब आप यही समझ लीजिए कि आप अगर 100 रुपया बैंक में डालते हो तो एक साल में आपको अराउंड 4 रुपया मिलने वाला है बैंक से एज एन इंटरेस्ट। तो आपके पैसे 104 रुपए कुछ हो जाएंगे। तो लोधा में जॉब करके मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, अभी तक मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तो आप बोलेंगे तो सर आज हमें इन्वेस्टमेंट का ज्ञान देने आए हैं। तो बट देखो, इन्वेस्टमेंट का ज्ञान जो मैं दूंगा वो नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सम ब्रोकर और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सम फर्म जो ऑपरेट कर रहा है शेयर्स में, वैसे नहीं देने वाला। मैं ऐसा ज्ञान देने की कोशिश करने वाला हूं जो मैंने लोधा में 1 साल जॉब करने के बाद शुरू किया और जिसकी वजह से मुझे फायदा हुआ। या फिर एक मेरी लाइफ में ट्रेजेडी हुई, दैट वाज पीएमसी बैंक। उसके बाद जो मैंने मेरा पूरा आउटलुक अबाउट फाइनेंस चेंज किया, उससे मुझे जो नॉलेज मिला वो आपको देने वाला हूं। तो ये आप डिटेल में देखना कैसा है। तो पहले तो ट्रेजेडी बतानी पड़ेगी जिसकी वजह से मैं इन्वेस्टमेंट्स में घुसा। सो द ट्रेजेडी इज, मेरा ऑलमोस्ट सारा मनी पीएमसी बैंक में था और लास्ट ईयर न्यूज आई कि पीएमसी बैंक सील कर दी गई है। मतलब आप पीएमसी बैंक से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते। ओके, और अभी आज बहुत महीने हो गए फिर भी पीएमसी बैंक से कुछ पैसा नहीं मिला नहीं है।
सिर्फ 1 लाख रुपया पीएमसी बैंक ने दिया है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ और उन पागल लोगों में मैं भी एक हूं जिसने अपना सारा पैसा पीएमसी बैंक में रखा था। तो पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, अपना सारा पैसा कभी भी बैंक में ना रखे। दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक दैट आई डिड। अपना सारा पैसा बैंक में रखना, ये सबसे गलत चीज है। बिकॉज इंडिया जैसी कंट्री में कौन सा बैंक कब बंद हो जाए आपको पता नहीं। और जो बैंक में मैंने पैसा रखा था वो तो माशाअल्लाह 1 नंबर बैंक थी, झट से बंद हो गई। तो आपका पैसा आपको हमेशा कौन सी बैंक में रखना चाहिए? नेशनलाइज्ड बैंक में रखना चाहिए या फिर गवर्नमेंट बैंक में रखना चाहिए। वहां पे बेसिकली आपका पैसा रिलेटिवली सुरक्षित होता है। बट बैंक में पैसा रखना इज डम्बनेस। बैंक में पैसा रखने वाले कभी अमीर नहीं हो सकते, ऐसा मुझे लगने लगा है। क्यों? बिकॉज बैंक में पैसा आपका पड़ा का पड़ा रहता है, दैट इज उसे सेविंग्स अकाउंट कहते हैं, और हार्डली 4% आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो कुछ सालों पहले से जो मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट शुरू किया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा और वो आपको करने चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपका पैसा कहां पर रखना है और कैसे रखना है, राइट फ्रॉम द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग। तो चलिए वो वाला पार्ट शुरू करते हैं। तो देखो, आप 100% अर्न कर रहे हो, उसमें से आपको 20% खुद के ऊपर स्पेंड करना है और बाकी इन्वेस्ट करना है। सारा पैसा आप एक गवर्नमेंट या नेशनलाइज्ड बैंक में मत रखो, पहली चीज। दूसरा चीज, आपको ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है वो देखते हैं। तो सबसे सेफ से लेके सबसे रिस्की, ऐसा मैं उनका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करने वाला हूं। तो चलिए वो रैंकिंग शुरू करते हैं। तो रैंक नंबर 1 दैट इज पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब क्या? आप ये गवर्नमेंट स्कीम में पैसा डालते हो अपना, आप कितने भी पैसे डाल सकते हो 1.5 लाख तक, वो टैक्स फ्री होते हैं। 1.5 लाख तक पैसा होता है टैक्स फ्री, मतलब वो आपके टैक्स रिटर्न्स में भी काम आएगा, आपका उसका टैक्स नहीं कटेगा। और अपनी जो गवर्नमेंट है वो आपको उस पे 8% रिटर्न्स देती है, 8% इंटरेस्ट देती है हर साल। तो मैं इसकी मैथ्स में नहीं घुसते, मैं आपको सिंपल सा चीज बताता हूं। आप सपोज हर साल 1 लाख रुपया डाल रहे हो पीपीएफ में, ठीक है, और ये चलता है 15 सालों तक। तो 15 साल बाद आप पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, आप 15 साल में कितना पैसा डाले? तो आपने डाला है 15 लाख। 15 लाख 15 सालों में आपने पीपीएफ में डाल दिए। तो 15 साल बाद आपको पैसा कितना मिलेगा मैं बताता हूं, अप्रोक्सीमेटली 30 लाख रुपया मिलेगा। तो आप बोलोगे 15 साल में पैसा डबल हो रहा है, ये एक तरह से अच्छा भी है एक तरह से बुरा भी है। आप बोलेंगे कि 15 साल बाद अपना पैसा मिलेगा, बट आप ये भी तो समझो कि उसकी वजह से आपका टैक्स भी बच रहा है हर साल का, और 15 साल बाद आपको गारंटीड 30 लाख मिलेंगे, ये भी अच्छी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टोटली जीरो रिस्क है, जीरो रिस्क। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज ये गवर्नमेंट स्कीम है। आपका पैसा उधर का उधर रहेगा और कंफर्म आपको ऑलमोस्ट डबल होके मिलेगा। सो दैट इज वाई मैं इसे रैंक नंबर 1 करता हूं। आप अपने अर्निंग के हिसाब से, जैसे ही आप इंजीनियरिंग के बाद अर्निंग शुरू करेंगे वैसे ही पीपीएफ में पैसा डालना शुरू करें। मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि अभी से अगर आप पीपीएफ में पैसा डालते हो तो वो भी अच्छा है। 500, 1000, 1500 ऐसे पैसे डालते रहिए, बिकॉज कब 15 साल बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने पीपीएफ बहुत लेट स्टार्ट किया, आप कह सकते हो 3 साल पहले ही मैंने पीपीएफ स्टार्ट किया। अब सोचो अगर मैंने इंजीनियरिंग में ही पीपीएफ स्टार्ट किया होता तो आज आपके सर करोड़पति होते। बट ठीक है, गलतियां होती है सबसे। तो पीपीएफ मेरा रैंक नंबर 1 था। इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, आपका पैसा 15 सालों में डबल होता है। एंड इवन 7 सालों में आप पार्शियल मनी भी विड्रॉ कर सकते हो अगर आपको जरूरत है तो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं रैंक नंबर 2 के साथ। तो रैंक नंबर 2 में मैं बोलूंगा एनएससी। एनएससी का मतलब है पोस्ट यानी नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। ये भी बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और इसकी वजह से क्या होता है मैं बताता हूँ। आपका जो पैसा रहता है वो 5 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है गवर्नमेंट स्कीम में। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है, इसका रिस्क 0 है बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम है। और 5 सालों में आपके पैसे के साथ होता क्या है मैं बताता हूँ। पहले आपके पैसे का एक बॉन्ड बनता था, गवर्नमेंट बॉन्ड, बट अभी पासबुक जैसा बनता है। पीपीएफ का भी पासबुक ही बनता है। तो उसमें आप हर साल पैसा डालोगे, ठीक है। सपोज इस साल आपने पैसा डाला तो वो आप 5 साल बाद विड्रॉ कर सकते हो। और आपको पैसा कितना मिलता है वो भी मैं बताता हूँ।
सपोज आज आपने 1 लाख रुपए डाला तो 5 साल बाद आपको 1.5 लाख रुपया मिलेगा। दैट इज हाउ रफली द आइडिया ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और ये टैक्स फ्री भी है, आपको अपने टैक्स रिटर्न्स में इसका फायदा होगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी मैंने 2 साल पहले ही शुरू किया। अगेन मेरी दूसरी गलती, बहुत गंदी वाली गलती, बिकॉज ये भी अगर मैं बहुत शुरुआत से करता तो इसका मुझे फायदा होता, बट अभी मुझे उसका फायदा दिखाई दे रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा एनएससी में भी डाला कीजिए, बिकॉज उसका रिटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं है बट रिस्क 0 है और आपका पैसा 5 साल में 1.5 गुना होके मिल रहा है। तो ये भी याद रखना। रैंक नंबर 2 था अपना एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ओके, तो बढ़ती है अपने रैंक नंबर 3 के पास। तो रैंक नंबर 3 पे है मैं जो रेट करूंगा दैट इज म्यूचुअल फंड्स एसआईपी। एसआईपी का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ठीक है, इसमें होता क्या है बताता हूं। तो देखो, शेयर्स मार्केट ये सब आपने सुना रहेगा और इससे लोग बहुत डराते भी है आपको कि यहाँ पे पैसा डूब जाता है, पागल लोग ही इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो वो बहुत ही गलत चीज है। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो शेयर मार्केट से ही निकलते हैं। डेफिनेटली हमें उतना शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं होता, इसलिए हमें डायरेक्टली उसमें घुसना नहीं चाहिए। बट म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी चीज है जो शेयर मार्केट में ही पैसा लगाती है, बट उसका रूट अलग होता है। मतलब आप एक कंपनी को सपोज पैसा दे रहे हो, उस कंपनी ने एक फंड मैनेजर डिसाइड करके रखा है। अभी ये फंड मैनेजर बहुत ही ज्यादा हाईली एजुकेटेड पर्सन रहता है, वो मार्केट का एनालिसिस करता है और आप जो पैसे सपोज उनकी कंपनी को दे रहे हो वो पैसे शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में, ऐसी स्कीम्स में वो लोग लगाएंगे। तो डेफिनेटली वो हाईली एजुकेटेड पर्सन है तो वो अच्छे कंपनीज में जिनका ग्रोथ होगा उधर ही पैसा लगाएंगे। और आपका जो पैसा होता है वो बेसिकली शेयर मार्केट में ही लग रहा है बट वो वाया सम रूट ऐसे लग रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स का रिस्क जो होता है, म्यूचुअल फंड्स का रिस्क तो है बट वो लो रिस्क है, हाई रिस्क नहीं है। बिकॉज आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे, आप थ्रू अ वेरी इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो। इसका रिटर्न्स बहुत ज्यादा होता है। बिकॉज आप अगर पीपीएफ का रिटर्न्स देखोगे तो 15 साल में डबल होता है, 1 साल में सिर्फ 8% रिटर्न है। और उसके बाद अगर आप दूसरा चीज एनएससी का रिटर्न्स दोगे तो 5 साल में 1.5 गुना होता है, 5 साल में 50% रिटर्न है। तो मतलब 50% को 5 से डिवाइड करो तो 1 साल में खाली ऑलमोस्ट 10% रिटर्न है। तो पीपीएफ में 8% रिटर्न है, एनएससी में 10% रिटर्न है और म्यूचुअल फंड्स में कितना भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड्स में जनरली आपका पैसा जो होता है वो 1 साल के लिए लॉक इन होता है, उसके बाद आप पैसा निकाल सकते हो। बट एज ये शेयर्स से रिलेटेड है तो पैसा आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है या बहुत ज्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपने कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है। तो डेफिनेटली आप अगर म्यूचुअल फंड्स के ब्रोकर के पास जाओगे तो वो आपको बता देगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको पैसा लगाना चाहिए। ये भी गलती मैंने की, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना भी मैंने हार्डली आई गेस 4 साल पहले ही शुरू किया। अगर उसके पहले करता तो बहुत ज्यादा फायदा होता। मैं रेकमेंड करता हूँ म्यूचुअल फंड अगर आप 7-8 साल के लिए भी रखते हो तो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न आ जाता है। पैसा डूबने का चांस भी होता है वो, बट वो बहुत कम होता है। डूबने का मतलब नेगेटिव होने का चांस भी होता है। म्यूचुअल फंड्स को रेगुलरली आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए। बट मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि हर किसी ने म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न्स आते हैं वो मैं बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 15% आप पकड़ सकते हो, 15% रिटर्न्स मिलता है। उसमें भी आपके थोड़े बहुत पैसे डालने चाहिए। फिर रैंक नंबर 4 आता है म्यूचुअल फंड्स लमसम या टैक्स सेवर स्कीम्स। तो म्यूचुअल फंड लमसम एक ऐसी चीज है जहां पे आपको टैक्स सेविंग भी मिलता है कुछ फंड्स में। टैक्स सेविंग मतलब आपके टैक्स रिटर्न्स में फायदा हो जाएगा उसकी सर्टिफिकेट से, वो एक फायदा है। दूसरा फायदा मतलब यहाँ पे भी पैसा बहुत ज्यादा बढ़ने का चांस होता है। ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स लमसम स्कीम से जहां पे लोगों को 60-60%, 70-70% फायदा हुआ है। मतलब पैसा ऑलमोस्ट 1.5-2 गुना हो जाता है 3 साल के अंदर। इसमें पैसा आपका 3 साल के लिए लॉक इन होता है। सो रैंक नंबर 4 मैंने किया है म्यूचुअल फंड्स लमसम अमाउंट। फिर रैंक नंबर 5 आता है शेयर्स।
इक्विटी। तो आप बोलेंगे सर इसके बारे में तो हमें नॉलेज नहीं है। बेटा किसी को नॉलेज नहीं होता शेयर्स के बारे में, बट शेयर्स एक ऐसी चीज है वो आप समझ के अगर इन्वेस्ट करोगे तो आप रातों रात पैसा डबल कर सकते हो। तो आप बोलेंगे सर आपने किया क्या? सो डेफिनेटली मैंने भी स्टार्ट किया था हार्डली यू कैन से 2.5 साल पहले, एंड इसमें रिटर्न्स आते हैं, बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स आते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है और आपको कब पैसा लगाना है। सो डेफिनेटली इसके लिए आपको टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना रहता है, गूगल में जाके उस कंपनी का नाम टाइप करना रहता है और आगे उसका शेयर प्राइस ऐसे टाइप करना रहता है। फिर आपको देखेगा कि सुबह 9:30 से लेके 9:15 से लेके दोपहर के 3:30 तक उस कंपनी का मार्केट प्राइस अप डाउन हो जाता है। इसके बीच में आप कभी भी शेयर खरीद सकते हो और कभी भी बेच सकते हो, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होता है। एक सिंपल आइडिया देता हूं, सपोज रिलायंस का आपने शेयर खरीदा, 10 शेयर खरीदा, एक शेयर का प्राइस 2000 है, तो 10 शेयर का 20,000 हो गया। तो ये 2000 खरीदा और फिर 3 बजे उस शेयर का प्राइस हो गया 2100 और आपने बेच दिया 3 बजे, तो आपको 100 रुपया फायदा हुआ एक शेयर के पीछे। तो ऐसे 10 शेयर थे तो आपको 1000 रुपया फायदा हो गया। ऑब्वियसली कुछ छोटे मोटे ब्रोकरेज चार्जेस भी रहते हैं, बट आप इतना समझ सकते हो कि आपको 1000 रुपया फायदा हुआ बिना कुछ किए। आपने जो डाला हुआ पैसा है वो फट से आपके पास वापस भी आ गया, 1000 रुपया बढ़ के। तो आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो गूगल पे जाके आप खाली कंपनी और उसके प्राइस टाइप करोगे, शेयर प्राइस, तो आपको प्राइसेस दिखेंगी, उसका ग्राफ दिखेगा कितना प्राइस अप डाउन हुआ है, और फिर नीचे सजेशंस में बाकी कंपनीज भी आती है। ऐसे आप स्टडी करते रहना। बट फॉर द स्टार्टर्स मैं बताऊंगा कि आपको अच्छी अच्छी कंपनीज में पैसा डालना चाहिए जो अपनी इंडिया रूल कर रही है, जैसे रिलायंस हो गया, बजाज हो गया, ऐसी कंपनीज जहां पे आपका पैसा डेफिनेटली बढ़ेगा। और भी बहुत सारी कंपनीज है, मैं कुछ रेकमेंड तो फिलहाल नहीं करूंगा, बिकॉज इनिशियली सिर्फ आपको स्टडी करना है। इनिशियली आपको डायरेक्टली शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आप थोड़ा करके स्टार्ट करो, इसका स्टडी स्टार्ट करो, यही मैं कहना चाहता हूँ। बिकॉज इसका स्टडी मैंने कभी किया नहीं था और वही मेरा गलती हुआ। इसका स्टडी एक्चुअली मेरा कॉलेज खत्म होते ही या कॉलेज में ही होना चाहिए था। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी से शेयर मार्केट का भी स्टडी स्टार्ट करो। ये एक ऐसी चीज है जो आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल कुछ भी कर सकती है अगर प्रॉपर नॉलेज हो तो। और ये नॉलेज गेन करना भी बहुत आसान है, आप गूगल से गेन कर सकते हो, आप कंपनी का पोर्टफोलियो, वेबसाइट सब कुछ चेक कर सकते हो, कंपनी का ग्रोथ, होराइजन, सब आइडियाज आपको मिल जाता है, रेवेन्यू क्या होता है एंड स्टफ लाइक दैट। सो इसे मैंने रैंक किया है 5 नंबर। क्यों? बिकॉज इसका रिटर्न्स बहुत ज्यादा हाई है, तो उतना ही ज्यादा रिस्क भी हो सकता है। अगर कंपनी अचानक से डूब गई या बंद पड़ गई तो आपका पैसा तो गया समझो, ठीक है। तो रिस्क हाई है, बट अगर आप स्टडी करके पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उसका रिस्क भी कम ही होता है और आपको पैसा मिल जाता है। इसलिए मैंने इसे रैंक नंबर 5 दिया है, बिकॉज इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए फिलहाल मैंने आपको 5 अलग अलग चीजें बताई है जो आपको धीरे धीरे स्टार्ट करनी है। देखो आरडी, एफडी ऐसी चीजों में मेरा विश्वास नहीं है, बिकॉज उसमें रिटर्न्स कम होते हैं और यूजलेस लगते हैं मेरे को वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। मैंने ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बताए हैं जिसमें रिटर्न्स ज्यादा है या फिर रिस्क 0 है, ठीक है। जैसे पीपीएफ और एनएससी बहुत ज्यादा अच्छे है, बिकॉज उसमें रिस्क 0 है और पैसा भी ऑलमोस्ट डबल होता है, टैक्स सेविंग भी होता है। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स ज्यादा है, रिस्क लो है। और अंत में आता है म्यूचुअल फंड्स लमसम, उसमें भी रिटर्न्स बहुत ज्यादा है, खाली 3 साल के लिए पैसा लॉक हो जाता है, वो एक चीज है। और उसके बाद एंड में आता है शेयर्स में तो आदमी रातों रात अमीर हो सकता है अगर आपका स्टडी प्रॉपर है तो, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक बार मैं रैंकिंग आपको वापस एक बार बता देता हूं कि कैसे किया है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रैंक नंबर 1 हमेशा आएगा पीपीएफ, रैंक नंबर 2 आएगा एनएससी, रैंक नंबर 3 म्यूचुअल फंड एसआईपी जो हर महीने कट होता है, हर महीने छोटा छोटा अमाउंट आपकी बैंक से कट होता है, 2000, 3000, 100, 200 जो भी आप डालेंगे वो, ठीक है। रैंक नंबर 4 है म्यूचुअल फंड्स लमसम, और रैंक नंबर 5 है शेयर्स, दैट इज इक्विटी। इसमें अभी आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, बट इसका स्टडी आप स्टार्ट करो, ठीक है। तो मैंने जो लाइफ में 5 मिस्टेक्स की, ये 5 जगहों पे बहुत ज्यादा लेट पैसा इन्वेस्ट करके, वह आप जरूर मत करना। इनका स्टडी अभी से स्टार्ट करो ताकि आप जब जॉब ज्वाइन करो तो शुरुआत से ही आप इनमें पैसा डालना शुरू करो, सो दैट आपका अमाउंट ऑफ इनकम जो है वो बढ़ते जाए। देखो यहाँ पे मैंने आपका रिस्क है ना,
डाइवर्सिफाई कर दिया है 0 से लेके मैक्सिमम। तो आप अपने हिसाब से देखो आपकी भूख कितनी है। 0 में अगर डालोगे तो रिटर्न्स कम है बट पैसा डूबेगा नहीं, और मैक्स में अगर डालोगे तो रिटर्न्स बहुत ज्यादा है बट पैसा कभी भी डूब सकता है अगर प्रॉपर स्टडी नहीं रहेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ हर एक में थोड़ा 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 पैसा डालो ताकि आपका रिस्क है ना मैनेज हो जाए और आपका अमाउंट जो है वो बढ़ता रहे। सो दैट इज द वेरी आइडिया बिहाइंड इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये जो 5 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बताए हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ये आपको कैसे लगे डेफिनेटली मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। और ऐसा मत समझना कि आप स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये नॉलेज आपके लिए बहुत नेसेसरी है। बिकॉज 4 साल ऐसे गुजर जाएंगे और आप जॉब करना शुरू करोगे और सिर्फ पैसे बैंक में रखे तो मेरे जैसी हालत होगी, पैसे सारे डूब जाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नए सॉल्यूशन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।